नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा था। इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें 155वां लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें क्या पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग के जो सब्जेक्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो, इसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं, क्रोमोसोम भी बोलते हैं, मैं जो भी बोल लूंगा आप वही समझ लेना। क्रोमोसोम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, किस तरीके से सेल के अंदर पाया जाता है, किस तरीके के इसका कौन कौन सी चीजें होती है, इसकी एनाटॉमी क्या क्या होती है, क्रोमोसोम में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसके साथ साथ हम ये लोग भी समझेंगे कि जो ये क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है इसके भी बारे में समझेंगे, और डीएनए और आरएनए क्या होता है इसके बारे में भी संक्षिप्त में समझेंगे। इन तीनों टॉपिक को हम इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप ये जो 8 कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, कहीं आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। 500 रुपए का जब आप पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है @विजय कुमार गिरी 945। जैसा लिखा है इसी तरीके से आप लिखना। उसके बाद आपको वहां पर एक कॉन्टेक्ट मिलेगा, वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप स्क्रीन शॉट सेंड कर देना जो आपने पेमेंट किया है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर सेंड कर देना जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। इन दोनों चीजों को करने के बाद फिर आपको जो पूरा 800 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर हम बात करते हैं सेल की, तो ये सेल होता है। सेल में जब सेल ड्यूरिंग प्रोफेज, जब प्रोफेज में होता है, तो सेल में जैसे प्रोफेज मेटाफेज ये सब मैंने बता दिया था। अब इसमें ध्यान से देखना, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, ऐसे क्रोमेटिन जाल होता है कोशिकाओं के अंदर, ऐसे भरा रहता है, ठीक। लेकिन जब ये प्रोफेज आता है सेल डिवीजन के टाइम पे, ये ऐसे ऐसे टूट जाता है और टूट टूट के हर जगह से ऐसे टूट टूट के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे आप यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रोमेटिन जो नेटवर्क था, क्रोमेटिन जो जाल था, ये टूट टूट के इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जा रहा है, ठीक। अब इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को मैं ध्यान से आपको बता दूं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। इसी क्रोमोसोम पर जीन चिपके हुए होते हैं और इसी जीन के अंदर डीएनए होता है और फिर उसी डीएनए में डाटा फीड होता है जो हमारे करेक्टर्स को बताता है। आगे चल के करेक्टर्स जो बनते हैं वो इसी जीन और इसी डीएनए की वजह से बनते हैं। अगर इसकी हम एनाटॉमी की बात करें तो जो अपना क्रोमोसोम होता है इसमें क्या क्या होता है, सबसे बीच वाला पोर्शन जहां पर ये जुड़ा हुआ होता है, देखो ध्यान से समझना। एक तो ये क्रोमेटिड है और दूसरा ये क्रोमेटिड है, ये दो क्रोमेटिड है, ठीक। क्रोमोसोम में ये दो क्रोमेटिड होते हैं, ये एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये, तो दो क्रोमेटिड को जोड़ कर क्या बना होता है, क्रोमोसोम बना होता है। अब ये जहां पर जुड़े होते हैं, जिस पॉइंट पर जुड़ा होता है क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब ध्यान से देखना, जब कभी भी ये सेंट्रोमियर जुड़ा होता है तो एक आर्म, यहाँ वाला जो एक आर्म है ये बड़ा होता है, एक आर्म ये वाला जो होता है एक छोटा होता है। ध्यान से समझना। जैसे मान लो इस तरीके का मैंने बनाया, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इतना ये वाला बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, जबकि ये वाला दूसरा वाला जो है ये बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर ये छोटा दिख रहा है और ये दूसरा वाला ये जो है इतना, ये बड़ा सा दिख रहा है। तो जो छोटा आर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्यू आर्म, सॉरी पी आर्म। और जो ये बड़ा वाला आर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्यू आर्म। अब इसका जो सबसे लास्ट वाला ये पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमेयर बोलते हैं। क्रोमोसोम का जो सबसे लास्ट क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड होता है इसका जो सबसे लास्ट टर्मिनल पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टेलोमेयर बोलते हैं। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं, मेजर चीजें होती हैं जो क्रोमोसोम में पाई जाती हैं। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम और फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्टार बर्गर इन 1875। स्टार बर्गर ने क्या किया था, स्टार बर्गर ने 1875 में सबसे पहली बार क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। और इसके साथ साथ जो टर्म है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो टर्म है इसको किसने दिया था, इसको वाल्डेयर ने दिया था इन 1888, 1888 में वाल्डेयर ने ये क्रोमोसोम शब्द दिया था। जबकि ये जो क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी क्रोमोसोम की, वो स्टार्स बर्गर ने की थी। एक बार मैं फिर से बताऊं, डिस्कवरी यानी कि इसको खोजा था स्टार्स बर्गर ने 1875 में। और उसके बाद लगभग 13 साल के बाद फिर क्या हुआ,
लगभग 13 साल के बाद फिर 1888 में वाल्डेयर ने ये जो चीज स्ट्रासबर्गर ने खोजी थी उसका नामकरण किया और उसको क्रोमोसोम कहा, जो कि आज क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। क्रोमोसोम जो होता है, नंबर कैन बी काउंटेड विथ रिलेटिव इज ओनली ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज। जो मेटाफेज होता है, जैसे प्रोफेज होता है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज होता है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो मेटाफेज होता है, ये इस फेज में जो अपना क्रोमोसोम होता है, ये सबसे ज्यादा थिक होता है और कंडेंस होता है। यानी कि ये ऐसे, जैसे मान लो कि कोई एक ऐसे रबड़ है, ठीक। अब ध्यान से समझना, अगर इस रबड़ को हम स्ट्रेच करेंगे, रबड़ को अगर हम खींचते जाएंगे, तो ये रबड़ कैसा होता जाएगा, पतला होता जाएगा। अगर हम जस्ट इसका उल्टा कर दें, रबड़ को अगर हम दबाते जाएंगे, तो क्या होगा, इसकी जो लंबाई है वो घटती जाएगी और रबड़ थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो जो मेटाफेज होता है, इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो थिक होता है, सबसे ज्यादा मोटा होता है और सबसे ज्यादा शॉर्ट हाइट का होता है। इनकी लेंथ जो होती है वो छोटी हो जाती है। तो जब मोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, तो इसको देखना आसान होता है, इस वजह से इसको हम सही से देख पाते हैं। और जब इसको कायदे से हम देख पाएंगे, तो फिर हम इसको काउंट भी कर पाते हैं कि क्रोमोसोम कितने हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें तो सोमेटिक जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ऑफ कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल में अलग अलग जगह पर कितने कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ में 2n में पाए जाते हैं, कुछ में 3n में पाए जाते हैं, कुछ में 4n में पाए जाते हैं। तो ये 2n 3n 4n क्या होता है, आगे जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। बाकी फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स जो मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने इन सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। बात करेंगे प्लांट्स में, प्लांट्स का यहाँ पर कॉमन नाम दिया गया है, यहाँ पर इसका बोटेनिकल नेम दिया गया है जिसको साइंटिफिक नेम भी कहते हैं, और यहाँ पर क्रोमोसोम दिए गए हैं जो कि 2n क्रोमोसोम नंबर है। बात करेंगे बार्ले की, बार्ले का जो बोटेनिकल नेम है वो हार्डियम बल्गेर है। इसके अंदर क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, 14 पाए जाते हैं। टोमेटो को लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम होता है जिसमें 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओनियन का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम सेपा, जिसमें 16 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। टोबैको जो है, टोबैको निकोटियाना टोबैको होता है, इसमें 48 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। राइस जो है वो राइजोस सटाइवा है, इसमें 24 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। बाजरा पेनिसिटियम पे, पेनिसिटम अमेरिका अमेरिकम, तो अमेरिकम है, इसमें 14 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। पाइसम सटाइवम जो कि पी का है, इसमें 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। राई जो है सिकल सीरियल्स जो होता है, इसमें 14 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। टोमेटो सॉरी पोटैटो जो है सोलेनम ट्यूबरेसम, इसके अंदर 48 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। ज्वार जो है सोरगम बाइकलर, इसके अंदर 20 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। और मेज जो है, इसके अंदर भी 20 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। साइंटिफिक नेम इसका जिया मेज है। अब ध्यान से देखना, इसमें एक तो ये सोलोनेसी का है, टोबैको, दूसरा है ये, और एक दूसरा है टोमेटो। ये तीनों सोलोनेसी फैमिली के हैं। बाकी और सब चीजें जैसी हैं आप ध्यान से देख लेना, इन सभी चीजों को याद कर लेना। जैसे बार्ले है, बार्ले में भी 14 पाया जा रहा है। आपका जो पी है मटर है, इसमें भी 14 पाया जा रहा है। राई जो है इसमें भी 14 पाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप इंटर रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हो। मैं सबसे अच्छा चीज आपको बताऊं कि जो मैंने एग्रोनॉमी पढ़ाया है, तो एग्रोनॉमी का जो मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, उसमें मैंने एक कॉमन नेम, उनका साइंटिफिक नेम, उनका ओरिजिन प्लेस और उनके ये सभी चीजों की एक मैंने बढ़िया टेबुलर फॉर्म में मैंने सभी चीजों को पढ़ाया है। तो वो चीजें अगर आप चाहो तो नोटबुक बना सकते हो उन चीजों को पढ़ के। और अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उसको बार बार देखते रहोगे तो आपको ये सभी चीजें याद हो जाएंगी। एनिमल के बारे में अगर हम बात करें, तो एनिमल में जैसे हनी भी होता है, एपिस मेलिफेरा, इसके अंदर 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। राउंड वर्म जो होता है, जिसको हम हॉर्स नेमेटोड बोलते हैं, इसमें कितने पाए जाते हैं, इसमें मात्र 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो फ्रूट फ्लाई होता है, ड्रोसोफिला मिलेनगोस्टर जो होता है, इसके अंदर 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो मैन है होमोसेपियंस जो अपन लोग हैं, इसमें 46 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। हाउस फ्लाई जो है मूसा डोमेस्टिका, इसके अंदर 12 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और रेट जो है, रेटस नॉर नॉर्वेजिकस, इसमें कितना पाया जाता है, इसमें 42 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। तो ये सभी चीजें कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कितना क्रोमोसोम नंबर किसमें पाया जाता है। तो ये सभी चीजें आप जरूर याद कर लेना। बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की, जैसे मैंने बोला था कि क्रोमोसोम होता है, ठीक। क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जीन होता है। जीन के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब यही जो डीएनए होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल तो यही होता है। बाकी इन तीनों को हम एक साथ ही पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें क्रोमेटिन की, तो क्रोमेटिन जैसे कि मैंने बताया था कि क्रोमेटिन कैसा होता है,
जब हम किसी सेल की बात कर रहे होते हैं तो देखो, अभी मैंने यहाँ पर सेल पढ़ाया था आपको, ये सेल बताया था। तो सेल में ये जो आपको ये क्रोमोसोम दिख रहा है, ये क्रोमोसोम क्या होता है? यही क्रोमोसोम, पहले क्रोमेटिन रहता है, फिर बाद में यही जो क्रोमेटिन टूटता है, तो टूट टूट के क्रोमेटिन फिर क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। अगर हम क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन जो बना हुआ होता है, इसमें डीएनए होता है और प्रोटीन होती है, और इसके साथ साथ आरएनए होता है। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए। ये तीनों चीजें से मिलकर बना होता है क्रोमेटिन, जो कि आगे चलकर मेटाफेज में क्रोमोसोम बन जाता है। फिर उसके बाद जैसे मेटाफेज खत्म होता है, जैसे फिर से ये क्रोमेटिन बन जाता है। इसके बाद बात बात करेंगे हिस्टोन। इसके अंदर जो प्रोटीन होती है, वो हिस्टोन प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन लगभग 80% तो केवल हिस्टोन प्रोटीन होती है। ध्यान से समझें, जो भी क्रोमेटिन के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है, लगभग 80%। ठीक। जो क्रोमोसोम की जो प्रोटीन होती है, वो टोटल लगभग 80% किसकी होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। बाकी 20% कोई दूसरी प्रोटीन होती है। क्रोमोसोम की बात करें तो ये कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इसमें क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक ही होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में कई ढेर सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें कई न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। ये सभी चीजों से मिलकर ये सभी चीजें बनी होती हैं। काफी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ सब चीजें दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो इसमें डिटेल में समझने वाली बात है, वो क्रोमेटिन है, हिस्टोन प्रोटीन है और क्रोमोसोम। बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड जो होता है, इसमें शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस के कुछ बॉन्ड्स होते हैं। नाइट्रोजनस बेस बेस होता है इसके अंदर। नाइट्रोजनस बेस जो होता है, ये दो टाइप का होता है, प्यूरिन होता है और ग्वानिन होता है। सॉरी, एक तो प्यूरिन होता है और दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन, तो दो तो प्यूरिन में पाया जाता है और पिरिमिडिन में एक, दो, तीन, ये तीन पाए जाते हैं। इसको आगे चलकर हम पढ़ाएंगे। जब डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, उसको जब मैंने पढ़ाया है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स में, तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि प्यूरिन क्या है, pyrimidine क्या है, एडिनोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब क्या है। ये सभी चीजें मैंने वहाँ डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आप चाहें तो उसको आप परचेज करके वहां से आप पढ़ सकते हैं। बात करेंगे आरएनए की। राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए का फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से यहाँ पर देखना, ये डीएनए है और सॉरी ये आरएनए है। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आरएनए है, जिसको हम राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ये क्या है? डीएनए है। और ये वाला क्या है? ये अपना आरएनए है। आरएनए की अगर हम बात करें तो फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस। ध्यान से समझना, ये जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर भी आरएनए पाया जाता है, और इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी थोड़ा रहता रहता है, कुछ स्वतंत्र अवस्था में भी रहता है। जनरली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल फॉर ऑल प्लांट वायरस। ध्यान से समझना, मैंने ये चीज कई बार पढ़ाया है। और जब मैं पढ़ा रहा था, वो क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी पढ़ा रहा था, तब भी मैंने बोला था, एंटोमोलॉजी या शायद पैथोलॉजी, दोनों में से मैं कोई पढ़ाते समय मैंने बोला था कि प्लांट में जो ज्यादातर वायरस पाए जाते हैं, उनके अंदर आरएनए होता है। अब ध्यान से समझना, ये जो आरएनए होता है, आरएनए का क्या काम होता है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और इसके अंदर थोड़े से जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं, जैसे प्लांट जो वायरसेस होते हैं, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो आरएनए ही होता है, क्योंकि वायरस के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है। तो ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस मेन काम इनका होता है, आरएनए का। इसके साथ साथ जैसे टोबैको मोजेक वायरस होता है, इसमें कंटेंट होता है एसएसआरएनए होता है, और कैलीफ्लावर जो मोजेक वायरस होता है, इसमें डीएसडीएनए होता है। ठीक। तो ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को जब मैं क्रॉप पढ़ा रहा था, तो उसमें भी मैंने एक बार पढ़ा रखा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसमें जो आरएनए है और डीएनए है, इनका स्ट्रक्चर की बात करें तो, क्योंकि इस बुक में दिया नहीं गया है, तो इस पॉइंट को मैं स्किप कर रहा हूँ कि कैसे होता है। जैसे ये देखो, ये साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन है, थाइमिन है, ये सभी चीजें मैंने बहुत डिटेल में उसमें पढ़ाया है। लेकिन अगर आप यहाँ चाहते हो तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, काफी ये शॉर्ट फॉर्म में है। तो अगर उसको बहुत डिटेल में कवर करना है तो आपको अलग से जो मैंने पढ़ाया है वहीं से देख लेना, फिर क्या टेंशन। बात करेंगे टाइप ऑफ आरएनए की। जैसे आरएनए इस तरीके का होता है, इसमें साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है, एडेनिन होता है और यूरेसिल होता है। ये थाइमिन की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर डबल हेलिक्स बॉन्ड होता है। यहाँ पे बॉन्ड होता है, यहाँ के जो बेस पेयर होते हैं, यहाँ के बेस पेयर आके जाके दूसरे से मिले होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता है। ठीक, इसमें न्यूक्लियो बेस होता है, और इसके अंदर बेस पेयर जो होता है वो डबल ऐसे
जुड़ा हुआ होता है। बात करेंगे टाइप ऑफ आरएनए की, तो तीन तरीके का होता है, जिसको हम mRNA बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मैसेंजर आरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है उसको लेके जाने का काम करता है आरएनए। कौन सा आरएनए? mRNA। फॉर्म अबाउट 5 to 10% ऑफ द टोटल आरएनए प्रेजेंट इन द सेल। पूरे सेल में जितने भी आरएनए होंगे उसमें से 5 से 10% जो आरएनए होते हैं वो कौन से होते हैं? वो mRNA होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? मैसेंजर आरएनए। आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला है वो ट्रांसफर आरएनए होता है, जिसको हम टीआरएनए भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए। इसको सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं या फिर एसआरएनए भी बोलते हैं। तो चाहे हम बोल दें टीआरएनए और चाहे फिर हम बोल दें एस आर एन ए, ये दोनों चीजें जो है, चाहे हम टी आर एन ए बोल दें चाहे एस आर एन ए बोल दें, ये दोनों ही चीजें बिल्कुल सेम ही चीज होती है। ये ट्रांसफर आर एन ए होता है, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है इस वजह से इसको एस आर एन ए भी बोल देते हैं। ये कैरीज करता है एमिनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने बताया कि जो आरएनए का काम होता है वो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब जो आरएनए का प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो वो कैसे होगा? प्रोटीन जो बनती है वो मैंने बताया था आपको कि अमीनो एसिड से बनती है। प्रोटीन किससे बनती है? अमीनो एसिड से। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं और उन्हीं से बनता है फिर जाके दुनिया भर के जितने भी प्रोटीन होते हैं, केवल इसी 20 अमीनो एसिड से बनते हैं। तो आरएनए अगर प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है तो उसके लिए उसे अमीनो एसिड चाहिए, और अमीनो एसिड अगर चाहिए तो अमीनो एसिड को कोई पहुंचाने वाला भी तो होना चाहिए। तो वही जो है वो ट्रांसफर आरएनए जो होता है, ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। ये लगभग कितना होता है? ये लगभग 10 से 15% होता है टोटल आरएनए। किसी भी कोशिका में जितना आरएनए पाया जाता है उसमें लगभग 10 से 15% जो आरएनए होता है वो टी आरएनए होता है या फिर एस आरएनए होता है, जो कि सॉल्युबल फॉर्म में होता है। इसके बाद राइबोसोमल आरएनए, जिसको आर आरएनए बोला जाता है, आर आरएनए बोला जाता है, मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ आरएनए एंड इट इज फाउंड एसोसिएटेड विथ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम से एसोसिएटेड होता है, और लगभग 80% जो होता है, लगभग 80% जो होता है आरएनए कोशिका में पाई जाती है, वो केवल और केवल कौन सा होता है? आरएनए। तो ध्यान से समझना, मैंने तीन तरीके के आरएनए बताए। एक तो मैसेंजर आरएनए होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, और मैसेंजर आरएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। दूसरा होता है टीआरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड को लेके आता है। और तीसरा होता है अपना आर आरएनए जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और ये राइबोसोम से एसोसिएटेड होता है। जो कोशिका के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वहां पर ये पाया जाता है, और लगभग 80% जो आरएनए होता है वो आर आरएनए ही पाया जाता है। बात करेंगे डीएनए की, तो डीएनए का जो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का कई बार पूछा जाता है फुल फॉर्म, तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है उसमें क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स में। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये जो डीएनए होता है ये कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और साइटोप्लाज्म में होता है। ध्यान से समझना, एक मान लो ये पूरी सेल है, इस सेल के अंदर एक जगह पर यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर पाया जाएगा डीएनए। इसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था एक दिन, बना के मैंने आपको बताया था। ऐसे करके एक स्ट्रक्चर था ना कोशिका के अंदर, तो ये जो होता है इसके अंदर भी पाया जाता है डीएनए। यहाँ भी पाया जाएगा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में, और अपने केंद्र के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। और इसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट समझते हो, जो पत्तियों के अंदर जो हरा हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर भी अपना डीएनए पाया जाता है। तो ये प्लांट में क्लोरोप्लास्ट तो केवल प्लांट में होता है तो उसमें पाया जाएगा, और बाकी एनिमल में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में ही डीएनए पाया जाता है। इनकोड्स genetic information and serve as the template for डीएनए रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का चाहे रिप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो। रिप्लिकेशन का मतलब 1 से 2 बन जाना, रिप्लिकेशन का मतलब जैसे मान लो 12 है तो 1 सेकंड, जैसे 12 है तो 21 बन जाना, 123 है तो 321 बन जाना।
ये 132 बन जाना, समझ रहे हो ना? ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे चेंज हो रहा है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, ये भी टॉपिक आपका एक है। तो डीएनए जो रिप्लिकेशन है, इसमें एक से दो डीएनए बन जाना। तो जो ये डीएनए होता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने आप में रखे रहता है। जैसे मैं बात करूं, तो कोई भी जितना जितना भी डाटा होता है, डाटा मतलब जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, वो सभी कहाँ पर होते हैं? वो डीएनए में ही होते हैं। ये जो डीएनए होता है इसी में होते हैं, और इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है आज तक किसी को पता नहीं चला है। तो ये जो होता है डीएनए, इसी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन भरे होते हैं, यानी कि आदमी काला होगा कि गोरा होगा, लंबाई कितनी होगी, आंखें कैसी होगी, सभी चीजें टोटली, जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सब का सब डीएनए में ही स्टोर रहता है। एक तरीके से ऐसा बोलो कि डीएनए एक तरीके का क्या होता है, जैसे बाइनरी कोडिंग होती है जो चिप में हम लोग पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाइनरी होता है, जीरो और वन, जीरो और वन। दो ही फॉर्म में डाटा कंप्यूटर पढ़ता है, एक या तो जीरो या तो फिर वन। इस तरीके से डीएनए में ढेर सारे डाटा फीड रहते हैं, और फिर इन्हीं डाटा से हमारा एक करेक्टरिस्टिक्स बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्रोमोजोमल अबरेशन। क्रोमोसोमल अबरेशन जो होता है, एनी चेंज दैट अल्टर्स द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबरेशन। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबरेशन किसे कहते हैं? कोई भी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का जो चेंज आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबरेशन। ठीक, यही होता है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, क्रोमोसोम में अगर किसी भी तरीके का, नॉर्मल जो क्रोमोसोम होगा, अगर उसमें किसी भी तरीके का चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन। अब ध्यान से समझना क्या क्या होता है। कई बार जब म्यूटेशन होता है तब क्रोमोसोम के अंदर चेंज आता है। इसके साथ साथ जब सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जिसको हम बोलते हैं मियोसिस, इसके अंदर जब गैमिट फॉर्मेशन होता है, यानी कि मेल और फीमेल जब एग और स्पर्म के मिलते हैं, तब क्रोमोसोम में चेंज आता है। म्यूटेशन में क्रोमोसोम में चेंज आता है। इसके साथ साथ कई बार फोर्सफुली जेनेटिक इंजीनियरिंग करके क्रोमोसोम के सीक्वेंस में चेंज किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज या फिर क्रोमोसोमल अब्रेशन। क्रोमोसोमल अब्रेशन, ध्यान से समझना इसको। इसमें कई तरीके के चेंज होते हैं, जैसे डिलीशन। डिलीशन डिलीट से बना है, किससे बना है? डिलीट से बना। डिलीट मतलब डिफिशियंसी, मतलब कमी हो जाना, लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। ध्यान से समझना, ये जो क्रोमोसोम मैंने बनाया है यहाँ पर, ये अपना क्या है? सेंट्रोमियर है। यहाँ पर ये जो थोड़ा सा दबा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये सब पॉइंट क्या है? ये सेंट्रोमियर है। ठीक, यहाँ पर ये जितना ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा दब गया है, ये सेंट्रोमियर है। अब मैंने इसको अलग कर दिया, अलग कर दिया मतलब एक यहाँ निकाल दिया, एक यहाँ निकाल दिया। मैं यहाँ पर केवल एक की ही बात कर रहा हूँ, ये यानी कि ऐसे समझो कि आर्म निकाल दिए गए हैं, जो पी और क्यू आर्म थे, तो एक आर्म निकाल दिया गया है। ठीक, यहाँ पर ये पी आर्म है और यहाँ पर ये क्यू आर्म है, यानी ये छोटा वाला आर्म है, ये बड़ा वाला आर्म है। दोनों मिलकर फिर क्रोमोसोम बनते हैं, तो इसका एक जो क्रोमेटिड है वो मैंने निकाल दिया है। समझने के लिए इसको ध्यान से समझते हैं कैसे काम करता है। जब भी डिलीशन की बात होती है, तो जैसे मान लो ABCDEFGH, ये पूरे क्रोमेटिड को हमने इतने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा कि हम आसानी से समझ पाए। लेकिन जब इसके अंदर एब्रेशन होता है, क्रोमोसोम में चेंज आता है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो डी वाला सेगमेंट है, सी के बाद जो डी है वो गायब हो चुका है। ये वाला जो है इतना पोर्शन, ये चेंज हो गया है, यानी कि डिलीट ही हो गया। तो इसी को जब डिलीट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिलीशन या फिर डिफिशियंसी। तो इसमें जो यहाँ पर जो जीन थे, डी वाले में जो जीन थे या डी वाले पे पास जो करेक्टर थे, वो सभी डिलीट हो गए हैं, ये यहाँ पर आ गया है। इसका कई बार इस्तेमाल किया जाता है अच्छी चीजों में भी, कई बार बुरी चीजों में भी किया जाता है। जैसे मान लो अगर कोई आदमी को बीमारी है, कोई जेनेटिक बीमारी है, पता चला कि ये जो डी वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में जो जीन है वहां पर प्रॉब्लम है, इसी वजह से बीमारी हो रही है, तो यहां से डिलीट कर दिया जाएगा उसको। और जब डिलीट कर दिया जाएगा तो जो अगला जो क्रोमोसोम बनेगा उसमें ये होगा ही नहीं, तो बीमारी भी नहीं आएगी। तो ये डिलीशन होता है। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पेसीज formation and releasing
वेरिएबिलिटी थ्रू म्यूटेशन, म्यूटेशन के थ्रू नई नई जो वैरायटी बनती है, और अलग अलग स्पीसीज के फॉर्मेशन में भी इसका काम आता है डिलीशन से। जब डिलीट कर देते हैं तो एक नया टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, एक नया टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट साइटोलॉजिकल टूल्स फॉर मैपिंग जीन, ये इंपॉर्टेंट साइटोलॉजिकल टूल है जीन की मैपिंग करने के लिए। डिलीट कर देंगे, दूसरा लगा देंगे, इस तरीके की चीजें होती हैं। अब बात समझना, अगला जो है स्ट्रक्चरल चेंज होता है डुप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं रिपीट। एक क्रोमोसोम सेगमेंट इज प्रेजेंट इन मोर देन टू कॉपीज इन द सेम न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस में जब एक ही क्रोमोसोम दो बार प्रेजेंट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन बोलते हैं, यानी कि उसकी फोटोकॉपी हो गई। रिजल्ट इन एडिशन ऑफ वन एंड मोर जीन टू ए क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में फिर से यहाँ पर जैसे मान लो सी और डी में कुछ जीन थे, यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे तो सी और डी में इसको डबल डबल हो गया, यानी कि यहाँ और यहाँ दो क्या हो गए अपने, दो अपने इसमें और एक ऐड हो गया। जैसे सीओडी यहाँ पर सिंगल सिंगल था, लेकिन यहाँ पर जाकर सीओडी डबल हो गया, यानी कि यहाँ पर जो जीन थे वो दो गुना हो गए, डबल मात्रा में आ गए। लेस हार्मफुल देन डिलीशन, जब डिलीशन हो जाता है तो क्या होता है, कई बार ये हार्मफुल भी हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा ऐसा होता है क्योंकि इसमें कोई चीजें गायब नहीं हो रही, इसमें कोई एक चीज ज्यादा आ रही है, तो ये थोड़ा सा हार्मफुल कम होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मान लो यहाँ से आदमी की आंख बन रही है, तो इसमें आंख ही नहीं बनेगी, समझ पा रहे हो ना। इस तरीके से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऐसा नहीं होता है, नहीं तो आप सोचोगे सर ये ऐसा भी होता है। डज नॉट रिड्यूस वायबिलिटी, वायबिलिटी इससे घटती नहीं है, ठीक। लीड्स टू द एडिशन ऑफ जीन इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होती है तो उसके अंदर जीन का एडिशन हो जाता है, क्योंकि जब डुप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो पहले केवल यहाँ से लेके यहाँ तक पाया जा रहा था, इसमें एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ थे, और इसमें दो जुड़ गए तो 10 हो गए, तो जीन का एडिशन तो थोड़ा हुआ। अगला है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाता है। वन वे और रेसिप्रोकल ट्रांसफर, या तो एक वे में ट्रांसफर होता है या तो दूसरे यानी कि एक तो होता है रेसिप्रोकल ट्रांसफर, यानी कि मैं यहाँ चला जाऊं तुम यहाँ चले आओ, और एक होता है वन वे ट्रांसलोकेशन, ध्यान ऑफ ए सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसमें होता है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे तो उसमें तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों, ध्यान से समझना, ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, अब ये दोनों होमोलोगस हैं तो दोनों के अंदर कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है। जैसे मान लो आप ऐसे समझो कि ये क्रोमोसोम ये है, अगर मैं इसी का मैं बिल्कुल डबल डबल कॉपी बना देता हूँ, दूसरी कॉपी, तो क्योंकि जितना करेक्टर इसमें है उतना ही करेक्टर इसमें भी होगा, तो अगर कोई चीज इसका डी इसके पास या इसका डी इसके पास चला है तो कोई मतलब पड़ेगा। जैसे मान लो 200 रुपए तुम्हारे पास है और 200 रुपए ही तुम्हारे दोस्त के पास है, तुमने इसको 100 रुपए दे दिए, इसने तुमको 100 रुपए दे दिए, तो कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ट्रांसलोकेशन में जब वन वे या रेसिप्रोकल होता है तो इसमें थोड़ा सा होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे तो फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो, इस तरीके से क्रोमोसोम था, यहाँ पर दूसरा था, अब ये जो इतना आया है ये किसी दूसरे से आया है, ध्यान से समझना, जो मैंने अभी कल वाले लेक्चर में पढ़ाया था क्रॉसिंग ओवर, तो ये क्यों आया है, ये क्रॉसिंग ओवर से आया है। इसका जो ए बी था वो किसी दूसरे में चला गया और वहां से यम एन ओ इसके पास आके यहाँ पर चिपक गया, तो ये हो गया क्या, ट्रांसलोकेशन इसको हम लोग बोलते हैं। Elder chromosome size and number playing an important role in species formation. Species formation में होता है use in breeding program to transfer desirable trait. जैसे मान लो कि यहाँ पर इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, मान लो चावल की हम बात करें तो चावल में इसमें क्या होगा, पतला और लंबा चावल होगा। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोटा और छोटा चावल होगा, ठीक। अब करेक्टरिस्टिक्स ये वाला ज्यादा सही है, लेकिन यहाँ के इतने जो करेक्टर हैं ये बता रहे हैं कि इसकी पैदावार बढ़िया है, तो हम क्या करेंगे कि इसको तो इतना रहने देंगे, पैदावार अच्छी तो हमको चाहिए ही, तो वो हमको इतना मिलना चाहिए, लेकिन ये मोटे चावल वाला जो करेक्टर है इसको निकाल दिए और यहाँ पर लाकर हमने इसको जोड़ दिया, जिससे पतला चावल हो जाएगा। अब उत्पादन भी हमारा बढ़ जाएगा और कि ये क्या हो जाएगा, चावल भी पतला हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चीजें होती हैं ट्रांसलोकेशन में। बात करेंगे फिनोटिपिक इफेक्ट, ट्रांसलोकेशन इन ह्यूमन कैन कॉजेज डाउन सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं मंगोलिज्म ड्यू टू क्रोमोसोम नंबर 21, इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 हो जाते हैं, तो इससे क्या क्या हो जाता है, मंगोलिज्म होता है, एक तरीके का डाउन सिंड्रोम, एक तरीके की बीमारी होती है जो कि जेनेटिक बीमारी होती है और ट्रांसलोकेशन की वजह से ही होता है। इन्वर्जन की बात करें, स्ट्रक्चरल चेंज वेयर ए क्रोमोसोम
सेगमेंट इज ओरिजिनेटेड इन रिवर्स। ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, ओरिजिनेटेड इन रिवर्स में आ जाता है। इन रीजन में देखो, ध्यान से समझना, ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से था ना। अब यहाँ पर आप देखो ए बी सी डी ई इधर से हो गया, यानी कि ऐसे समझो कि पहले इसकी जो तीर थी इधर थी, बाद में यहाँ से एक सेगमेंट टूट के ऐसे पलट गया। तो ये क्या हो रहा है, ये चीजें क्या हो रही, इन्वर्जन हो रही है, यानी कि उल्टा हो रहा है। जैसे इन्वर्जन इमेज बनती है ना, उल्टी इमेज। तो जस्ट उसे जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे था ना, सी डी ई इस तरीके से था, अब यहाँ पर सी डी ई इस तरीके से हो गया, तो ये इन्वर्जन हो गया, ठीक। यानी कि रिवर्स हो गया सेगमेंट में। यहाँ पर रिपीट हो रहा था, यहाँ पर लॉस हो रहा था, और यहाँ पर एक सेगमेंट किसी दूसरे क्रोमोसोम से रिप्लेस हो रहा था। स्ट्रक्चरल चेंज वेयर ए क्रोमोसोम सेगमेंट इज ओरिएंटेड इन रिवर्स, जीन ऑर्डर चेंज इन द इनवर्टेड सेगमेंट। इसमें जीन का जो ऑर्डर होता है वो केवल ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे मान लो 1 2 3 है, तो ये 3 2 1 हो जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 1 3 2 हो जाएगा, इस तरीके का हो जाता है। कब इनवर्जन में होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो आप हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करें, जिससे आपको जो यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीजें चलती रहें, क्योंकि इन चीजों को बनाने में पढ़ाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, काफी मैन पावर भी लग रहा है ये पीपीटी बनाने में। तो आप हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।